नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं नाइटमेयर डर की दस्ता। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूं। आज की कहानी हमें राघव ने भेजी है, जो पेशे से एक स्टेशन मास्टर है और हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं राघव की जबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघव है। आज मैं जो आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये मेरी जिंदगी का वो कड़वा सच है जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं पाता। जब भी मेरी रात में आंख खुलती है, तो वही डरावना मंजर एक बार फिर से मेरी आंखों के सामने आ जाता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 2018 से, जब मेरी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी और मेरी ड्यूटी झारखंड के रुद्रपुर नाम के एक छोटे से स्टेशन पर लगी थी। ये इलाका घने जंगलों के बीच था, जहां दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता था। उस रात तेज बारिश और आंधी की वजह से स्टेशन की अचानक बिजली चली जाती है। सिर्फ रेलवे की लाल पीली इमरजेंसी लाइट ही जल रही थी। रात के करीब 11:45 का टाइम था। मैं अपना बैग उठाकर केबिन के बाहर निकलने ही वाला था कि स्टेशन मास्टर खन्ना जी ने मुझे आके रोक दिया। खन्ना जी उस समय अपने केबिन में अकेले बैठे थे। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ देखे जा सकते थे। मुझे देखते ही उन्होंने एक पीला रजिस्टर मेरी ओर सरका दिया और बोले, राघव, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक मालगाड़ी खड़ी है, तुम्हें वहां पर गार्ड बन के जाना है। मैं ये सुन के थोड़ा घबरा गया। प्लेटफॉर्म नंबर 4? वही जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा है और वहां की पटरियों पे तो अब घास भी उगाई है और जंग लगे सिग्नल कभी चलते भी नहीं है। इस पे मैंने पूछा, सर, वहां तो कोई ट्रेन नहीं आती और इस मौसम में वहां पे जाना ठीक नहीं होगा। खन्ना जी ने सर उठाया। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर में साफ दिख सकता था। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, देखो, ज्यादा सवाल मत करो, ये एक स्पेशल पार्सल है। ये ट्रेन सीधे नीलगंज जाएगी और हाँ, बीच में कहीं रुकेगी नहीं, चाहे सिग्नल लाल हो या कोई और, पर पटरी पे खड़े मिलना। और सबसे जरूरी, ड्राइवर को किसी भी हाल में रुकने मत देना। इतना बोलकर खन्ना जी खड़े होते हैं और बोलते हैं, राघव, सबसे जरूरी बात, रात 2 बजे के बाद अपने केबिन से बाहर मत झांकना। पीछे के डब्बे से कैसी भी आवाज आए, कोई तुम्हें नाम लेकर पुकारे या कोई पत्थर मारे, बस पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और हाँ, बस सामने देखते रहना। मैं इससे पहले कुछ पूछ पाता, उन्होंने मुझे बाहर की तरफ जाने का इशारा कर दिया। मैं टॉर्च लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ बढ़ने लगा। वहां की झाड़ियां मेरे घुटनों तक आ रही थी और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि मुझे अपने जूतों की भारी भरकम आवाज भी सुनाई दे रही थी। अंधेरे में मुझे वे ट्रेन खड़ी हुई दिखाई दी। वो देखने में कोई मॉडर्न ट्रेन नहीं लग रही, बल्कि लोहे के एक पुराने ढांचे की तरह थी, जो पूरी तरह से जंग खा चुकी थी। इंजन से बिना आग के ही काला धुआं निकल रहा था, जो कोहरे में मिलकर अजीब सा मौसम बना रहा था। पूरी ट्रेन से एक अजीब सी बदबू निकल रही थी, मानो जैसे कोई जानवर मर गया हो। और मैं जैसे ही आखिरी डब्बे में चढ़ा, ट्रेन ने एक जोर का झटका लिया। बिना किसी हॉर्न के लोहे की पटरी, और सबसे अजीब बात, बिना किसी हॉर्न के वो लोहे के पहिए अपने आप पटरी पर चलने लगे। मैंने पीछे मुड़कर स्टेशन की तरफ देखा तो खन्ना जी अपने केबिन की खिड़की पर खड़े मुझे लगातार देख रहे थे। लेकिन बिजली कड़कते ही मुझे लगा कि उनके पीछे कोई बहुत लंबी और काली छाया खड़ी है, जिसने अपने हाथ खन्ना जी के कंधे पर रखे हैं। और देखते ही देखते ट्रेन अब जंगल के उस घने अंधेरे में दाखिल हो चुकी थी। इस समय घड़ी में 12:15 हो रहे थे। ट्रेन अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ चुकी थी। जंगल इतना घना था कि खिड़की के बाहर टॉर्च की रोशनी भी अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी।
केबिन के अंदर की छोटी सी लाइट बार बार फ्लिकरिंग कर रही थी, जिससे डब्बे और भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। अब करीब 1 बज चुका था। ट्रेन के पुराने पहिए पटरियों पर एक अजीब सी आवाज निकाल रहे थे। अचानक मुझे महसूस हुआ कि ट्रेन की वो सड़ांध अब कुछ ज्यादा तेज हो गई है। और हाँ, ये बदबू केबिन के अंदर से नहीं, बल्कि ठीक सामने वाले मालवाहक डब्बे से आ रही थी। रेलवे के नियमों के मुताबिक मुझे पार्सल की जानकारी होना चाहिए। मैंने रजिस्टर खोला, लेकिन उसमें सामान वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखा था। बस एक काली स्याही से बड़ा सा क्रॉस का निशान बना था। ये देखकर मेरे मन में क्यूरियोसिटी और डर दोनों एक साथ जाग गया। लेकिन वो बदबू सच में सहन नहीं हो रही थी। मैंने केबिन का दरवाजा खोलकर गैलरी के अंदर कदम रख दिया। मैं टॉर्च की रोशनी को सामने वाले डब्बे के भारी लोहे के दरवाजे पर डालने लगा। वो दरवाजा पूरी तरह से सील था, लेकिन उस पर वेल्डिंग कहीं नहीं थी, बल्कि उसे मोटे मोटे लोहे के तारों से चारों तरफ से लपेटा हुआ था, मानो जैसे अंदर किसी चीज को बाहर आने से रोक रहे हो। कि तभी मुझे कुछ खरोंचने की आवाज आई। ऐसा लगा मानो जैसे कोई अंदर से अपने नाखूनों से लोहे को छीलने की कोशिश कर रहा हो। ये आवाज सुनकर मैं सुन रह गया। अचानक आवाज बंद हुई और फिर एक जोरदार धड़ाम की जैसी आवाज आई, जैसे किसी ने पूरी ताकत से डब्बे की दीवार पर अपनी लात या सर मारा हो। और इसके बाद वो पूरा डब्बा हिलने लगा। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी दरवाजे के छोटे से छेद पे डाली, और जो मैंने देखा उसने मेरा तो खून ही सुखा दिया। छेद के उस पार कोई सामान नहीं था। वो डब्बा ऊपर से नीचे तक इंसानी बालों से भरा हुआ था, और वे बाल सूखे नहीं थे, बल्कि वो तो हिल रहे थे जैसे किसी जिंदा इंसान के बाल हिलते हैं। अचानक उन बालों के बीच से एक सफेद बाल बिना पुतली वाली आंखें उभरी और सीधे मुझे देखने लगी। ये नजारा देख मैं बुरी तरह से डर गया और मेरे हाथ से टॉर्च छूट गई। मैं भागकर अपने केबिन में वापस आया और अंदर से कुंडी लगा ली। मेरी सांस बहुत तेज फूल रही थी कि तभी मुझे महसूस हुआ कि ट्रेन की रफ्तार अचानक अब धीरे धीरे कम होने लगी है। इंजन ने एक लंबी सीटी मारी, लेकिन इस बार वो सीटी इंजन की नहीं, बल्कि एक अजीब सी चीख थी। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो यही करीब 1:45 का हो रहा था। खन्ना जी की बात मेरे दिमाग में गूंजने लगी। रात 2 बजे के बाद पीछे मत देखना। लेकिन अभी तो 2 बजने में 15 मिनट बाकी थे, और तभी मुझे महसूस हुआ कि बाहर गैलरी में कोई भारी चीज घसीटते हुए मेरी केबिन की तरफ बढ़ रही है। और अब वे आवाज बिल्कुल ठीक मेरे दरवाजे के बाहर आके रुक गई। दरवाजे के बाहर वो घिसटने वाली आवाज जैसे ही रुकी, केबिन के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। मैं इतना डर गया था कि पास पड़ी हुई टॉर्च को भी उठा नहीं पाया और एक कोने में दुपक कर बैठ गया। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ने लगी। 1:55, 57, 59, और इसके बाद रात के 2 बज गए और अचानक पूरी ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। जंगलों के बीचों बीच जहां कोई स्टेशन नहीं था, वहां का ट्रेन रुकना मौत को बुलावा देना जैसा था। केबिन की लाइट पूरी तरह बुझ गई। अब सिर्फ बाहर गिर रही बिजली की रोशनी का ही एक सहारा था। तभी केबिन के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। राघव, राघव बेटा, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। ये आवाज सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। ये आवाज मेरे दादी की थी, जिनका देहांत आज से 10 साल पहले हो चुका था। लेकिन आवाज बिल्कुल असली, वही लहजा, वही स्टाइल। मेरा हाथ अपने आप कुंडी की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी मुझे खन्ना जी की वो आखिरी चेतावनी याद आ गई। पीछे के डब्बों से कैसी भी आवाज आए, लेकिन मुड़कर मत देखना। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कानों पे हाथ रख लिया, लेकिन
वो आवाज तो अब बंद ही नहीं हो रही थी। अब दादी की जगह मेरे एक पुराने दोस्त की आवाज आने लगी, जो एक रेल हादसे में मारा गया था। राघव, नीचे देखो, ट्रेन के नीचे कोई फंसा है, इसे जल्दी से बचा लो। मैंने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। तभी केबिन के लोहे के फर्श पर पानी गिरने की आवाज आने लगी। मैंने नीचे देखा, केबिन की छत से पानी नहीं, बल्कि कोई काला गाढ़ा खून बह रहा था, और वे खून के फर्श पर फैलकर एक अजीब सा आकार बना रहा था। तभी मेरे केबिन की खिड़की के शीशे पर बाहर से किसी ने हाथ रखा और जोरदार बिजली कड़की। मैंने देखा, खिड़की के बाहर कोई खड़ा नहीं था, बल्कि एक कटा हुआ हाथ शीशे पे चिपका हुआ था, और वो हाथ धीरे धीरे शीशे को कुरच रहा था। बाहर से आने वाली चीखें अब तेज होती जा रही थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग ट्रेन को चारों तरफ से घेर चुके हों और उस पटरी से पलटने की कोशिश कर रहे हों। पूरी ट्रेन जोर जोर से हिलने लगी। डब्बे के अंदर रखे मेरा सभी सामान नीचे गिरने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे केबिन के कोने में कोई खड़ा है, कोई ऐसा जो ट्रेन रुकने के बाद से ही वहां था। मैं ढंग से हिल नहीं पा रहा था, मानो मेरी गर्दन तो जैसे पत्थर ही बन गई हो। मुझे अपने गले के पास किसी की ठंडी सांसें महसूस हुई, और फिर एक आवाज आई, राघव, तुमने वादा तोड़ दिया है। वो 2 बजने के बाद की पहली आवाज थी, जो बाहर से नहीं बल्कि ठीक मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगा कि अगर मैं नहीं देखूंगा तो शायद वो मुझे छोड़ दे। लेकिन तभी फर्श पर घिसटने की और आवाज आने लगी, और वो आवाज मेरे बिल्कुल पैरों के पास आके रुक गई। और फिर एक बर्फीली ठंडी उंगली मेरे गले पर रेंगने लगी। वो उंगली बहुत ज्यादा सख्त और सूखी लग रही थी, जैसे किसी पुरानी लकड़ी का टुकड़ा हो। उसने धीरे से गर्दन को ऊपर की तरफ उठाया। मुझे ना चाहते हुए भी अपनी आंखें खोलनी ही पड़ी, और मैंने हल्की उस रोशनी में देखा, वहां एक आदमी का साया खड़ा था, लेकिन उसके शरीर पे खाल नहीं, और उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। वहां पर एक आदमी का साया था, और उसका शरीर पूरी तरह से जला हुआ था। उसने गार्ड की ही वर्दी पहन रखी थी, जो खून से सनी हुई और फटी पुरानी थी, और उसके गले में एक पीतल की सीटी लटकी थी, जिस पर लिखा था 1992। आज बहुत साल बाद कोई नया आया है। वो गार्ड हल्के से मुस्कुराया। उसके बोलने के साथ ही उसके मुंह से काले कीड़े फर्श पे गिरने लगे। वो असल में उस ट्रेन का पिछला गार्ड था। उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म सलाखों को मेरे सीने में ही उतार दी हो। मेरा दिल डूबने लगा। वे मुझसे मेरी पहचान छीनना चाहता था, ताकि वो खुद आजाद हो सके और मैं उसकी जगह इस काल कोठरी में कैद हो जाऊं। तभी ट्रेन ने अचानक एक जोर का झटका लिया। इंजन फिर से चलने लगा, लेकिन इस बार रफ्तार कुछ ज्यादा थी। डिब्बे के अंदर की हवा में वो चीखे नहीं, बल्कि एक अजीब सा शोर गूंजने लगा, मानो जैसे हजारों पहिए एक साथ किसी चीज को कुचल रहे हों। उस साइन ने अपना चेहरा मेरे चेहरे के एकदम पास लाया। उसके काली गड्ढों से काला पानी निकल रहा था। नीलगंज पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा काम पूरा करना होगा। और फिर उसने वे पीतल की सीटी मेरी तरफ बढ़ाई। जैसे ही मैंने उस सीटी को देखा, तभी मुझे समझ आया कि ये ट्रेन नीलगंज नहीं जा रही थी। ये ट्रेन कहीं भी नहीं जा रही। ये तो सिर्फ मौत के उस लूप में घूम रही थी, जहां हर गार्ड को अपनी बलि देनी पड़ती थी। तभी केबिन का दरवाजा अपने आप खुल गया, और तेज हवा का एक झोंका अंदर आया। वे साया
देखते ही हवा में कहीं गुम हो गया, लेकिन जाते जाते वो सीटी मेरे हाथ में छोड़ गया। अब ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा मानो ये पटरियां उखड़ जाएंगी। मैंने खिड़की के बाहर देखा तो जंगल गायब हो चुका था। बाहर एक गहरी खाई थी और ट्रेन उस खाई के ऊपर हवा में बिछी पटरियों पर दौड़ रही थी। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे बेकाबू हो रही थी, लोहे के पहियों से टकराकर आग की चिंगारियां छोड़ रही थी। वो पीतल की सीटी मेरे हाथ में किसी देखते अंगारे जैसी लग रही थी, लेकिन मैं उसे चाके भी छोड़ नहीं पा रहा था, मानो वो मेरे हाथ से चिपक गई हो। और अब रात के करीब 2:45 का टाइम था। अचानक ट्रेन के डब्बे के बीच वाले दरवाजे अपने आप खुलने लगे। मैंने देखा कि सामने वाले डब्बे से, जिसमें मैंने वो डरावनी आंखें देखी थी, वहां बालों का ढेर वह किसी काले सैलाब की तरह मेरी तरफ लगातार बढ़ रहा था। तभी केबिन के कोने में फिर से वही जली हुई आकृति उभरी। तभी केबिन के कोने में फिर से वो जला हुआ साया उभरा। वो साया बोला, अगर ये ट्रेन शून्य स्टेशन पहुंच गई तो तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे राघव। मैंने पागलों की तरह ब्रेक का लीवर खींचा, लेकिन केबिन का नक्शा तो बदल चुका था। जहां ब्रेक होने चाहिए वहां सिर्फ मांस के लोथड़े थे। ट्रेन अब एक ऐसे टनल में दाखिल हो चुकी थी जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। टनल की दीवारों पर हजारों इंसानी हाथ चिपके हुए थे जो ट्रेन के गुजरते हुए डब्बों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी मुझे महसूस हुआ ये ट्रेन मेरे डर की ऊर्जा से चल रही है। मैंने अपनी आंख बंद की और अपने आप को शांत करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने डरना कम किया, ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम होती चली गई। लेकिन तभी बाहर से फिर वही आवाजें आने लगी, और इस बार आवाज वो मेरी पत्नी और रोते हुए मेरे बच्चों की थी। पापा, हमें बचा लो, यहां बहुत अंधेरा है। आवाज सुनकर मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया। जैसे ही मेरा डर दोबारा बढ़ा, ट्रेन ने फिर से वही रफ्तार पकड़ ली। वो साया मेरी तरफ बढ़ा और उसने अपना कंकाल जैसा हाथ मेरी गर्दन पर रख दिया। तुम अकेले नहीं जाओगे, जो भी यहां आता है वो अपनी यादों को यहीं छोड़ जाता है। उसने मुझे केबिन के दरवाजे की तरफ धकेला। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। उसने इशारा किया कि मुझे चलती ट्रेन से कूदना होगा, और उसने बोला, कूद जाओ राघव, इससे पहले कि 3 बज जाए। 3 बजते ही ये ट्रेन उस दुनिया में पहुंच जाएगी जहां से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। नीचे सिर्फ अंधेरा था, पटरी तक नहीं दिखाई दे रही थी। पीछे से वो बालों का सैलाब अब धीरे धीरे मेरे केबिन के दहलीज तक पहुंच चुका था। हजारों नन्ही आंखें उन बालों के बीच से मुझे घूर रही थी। मेरे पास अब कुछ ही सेकंड थे। मैंने उस पीतल की सीटी को पूरी ताकत से अपने मुंह में दबाया और कूदने के लिए अपना पैर बाहर निकाला। लेकिन तभी एक ठंडे हाथ ने मेरा ठगना पकड़ लिया। वो हाथ फर्श के नीचे से निकला था। वो हाथ अब मुझे लगातार अंदर की तरफ खींच रहा था, मानो वो नहीं चाहता था कि मैं इस ट्रेन से कूद के बाहर जाऊं। अब घड़ी में 2:59 हो चुके थे और टनल का आखिर अब बहुत तेजी से सफेद रोशनी में बदलने वाला था, और सामने शून्य स्टेशन था। मुझे पता था कि अगर ट्रेन उस रोशनी में दाखिल हो गई तो मेरा वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और दूसरे पैर से उन उंगलियों को कुचलना शुरू कर दिया, और जैसे ही मेरा ठगना ढीला हुआ, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और फिर आंखें बंद करके बाहर की तरफ छलांग लगा दी। चारों तरफ घना अंधेरा था, ना कोई सीटी, ना कोई चीखें, और ना ही कोई गहरा अंधेरा। जब मेरी आंख खुली तो मैं रुद्रपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की पटरियों पर पड़ा हुआ था। सुबह की रोशनी मेरे चेहरे पे पड़ रही थी और मेरा पूरा शरीर भीगा हुआ था और कपड़ों पे जंग और कीचड़ लगा था। मैं लड़खड़ाता हुआ
उठा और स्टेशन मास्टर के उस केबिन की तरफ गया। वहां पुलिस और रेलवे कर्मचारियों की भीड़ जमा थी। खन्ना जी की लाश एक स्ट्रेचर के बाहर लाई जा रही थी और उनके चेहरे पे वही खौफ था जो रात मैंने देखा था। मैंने किसी से पूछा, इनको क्या हुआ? उन्होंने डरते हुए जवाब दिया, रात को उनका दिल बैठ गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये किसी चीज से बहुत बुरी तरह से डर गए थे। पर सबसे अजीब बात यह है राघव, उसने मेरी तरफ देखा और अपने धीमे आवाज में कहा, इनके हाथ में क्या है? मैंने खन्ना जी के ठंडे पड़ चुके हाथों की तरफ देखा। उनकी मुट्ठी कसी हुई थी। जब पुलिस ने उनकी उंगली खोली तो उनके हाथ में एक पीतल की सीटी थी और उस पर लिखा था 1952। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने अपना हाथ अपनी जेब में डाला। मेरी जेब में भी वही पुरानी सीटी थी जिसे मैंने रात को अपने मुंह में दबाया था। अब मेरे पास दो सीटियां थी, एक मेरी हकीकत और एक खन्ना जी के मौत का सबूत। मैंने उस दिन के बाद रेलवे की नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। मैं शहर वापस आ गया, पर आज भी जब कभी रात के 3 बजते हैं, मुझे अपने घर की बंद खिड़कियों के बाहर किसी के चलने की आवाज आती है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।